सभी को मेरा नमस्कार। मैं हंसराज परिहार जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जूलॉजी विषय में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो किस तरह से काम करता है। और आज इसी कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी हमारे शरीर में बनने वाले विभिन्न जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनमें से एक यूरिन जो मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन किडनी में कैसे होता है। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में दो किडनी या वृक्क स्थित होते हैं और वृक्क का ये आपके चित्र आपके सामने है। इसमें बाहर तो कॉर्टेक्स होता है, बीच में मेडुला वाला भाग होता है, मेडुला में अनेक पिरामिड्स होते हैं और वृक्क के बीच में जो हाइलम होता है उस वाले भाग से रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है और इसके अलावा यूरेटर जुड़ी रहती है। और यूरेटर का जो भीतर का भाग होता है वो रीनल पेल्विस कहलाता है और प्रत्येक किडनी से इस तरह से यूरेटर निकलकर जो इस किडनी के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उस यूरिन को यूरेटर है वो यहाँ से लेके नीचे ब्लैडर तक पहुंचाती है। इस तरह से आज का हमारा विषय टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वो कैसे संपन्न होती है। हमारे शरीर में दो किडनीज होते हैं, दो वृक्क होते हैं और उन वृक्क में जो ब्लड है वो आर्टरी के द्वारा प्रवेश करता है और किडनी के अंदर हमने संरचना में पढ़ा है तो उसमें अनेक नेफ्रॉन होते हैं और नेफ्रॉन में उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और यूरिन फॉर्मेशन में तीन मुख्य स्टेप होते हैं। एक तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या उसे हम फिल्ट्रेशन भी कह सकते हैं, यानी उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड है वो छनता है। उसके बाद में दूसरा जो स्टेप होता है वो रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है, यानी पुनः अवशोषण होता है। और तीसरा स्टेप वो सिक्रेशन कहलाता है, यानी श्रवण कहलाता है। इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो किडनी होती है उसमें असंख्य नेफ्रॉन होते हैं और ये एक चित्र आपके सामने नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन का प्रारंभ जो होता है वो बोमन कैप्सूल से होता है। ये बोमन कैप्सूल है और इस बोमन कैप्सूल में रक्त केशिकाओं का जाल होता है, उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमन कैप्सूल हो गया। उसके बाद में इससे बाहर निकलने वाली जो नलिका होती है वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स कहलाती है, यानी समीपस्थ नलिका या समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाती है। इसके बाद में आगे का जो भाग है, ये जो भाग है यू आकार का, ये हेनले का लूप कहलाता है। इसके बाद में ये हेनले का लूप पुनः ऊपर जाकर वो डिस्टल ट्यूब्यूल का निर्माण करता है। ये डिस्टल ट्यूब हो जाती है या दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है। इसके बाद में डिस्टल ट्यूब्यूल से आगे ये जो डक्ट होती है उसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इस तरह से हमारी किडनी में स्थित असंख्य जो नेफ्रॉन है उन नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया होती है और उस नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक भाग तो ये होता है और जो नलिका वाला जो भाग है उसमें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, हेनले का लूप होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये नेफ्रॉन की संरचना हम इससे पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या हम कहें कि यूरिन फॉर्मेशन के कितने स्टेप होते हैं, उसमें तीन मुख्य स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड वहां छनता है। उसके बाद में नलिका के अंदर जो फिल्ट्रेट है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी उसका पुनः अवशोषण होता है। और लास्ट जो स्टेप होता है वो सिक्रेशन या श्रवण। इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन में तीन मुख्य स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, यानी निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण। मूत्र निर्माण की क्रिया में ये तीन मुख्य स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, यानी इस स्टेप में जो ब्लड होता है जो नेफ्रॉन में प्रवेश करता है और वो ब्लड फिल्टर होता है या छनता है। दूसरा जो स्टेप होता है रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण, उसमें क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं
उन पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। तीसरा है सिक्रेशन यानी श्रवण। इसमें क्या होता है कि यदि ब्लड में कोई अन्य कोई पदार्थ रह गया है, वो सीधा ही फिल्ट्रेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद में जो उत्सर्जित उत्पाद है उसका बाद में एक्सप्रेशन या श्रवण कर दिया जाता है। इस चित्र में आप देखिए कि जो यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप होते हैं, उसमें पहला स्टेप फिल्ट्रेशन का होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बोमन कैप्सूल होता है, ये बोमन कैप्सूल है। इस बोमन कैप्सूल वाले भाग में रक्त केशिकाओं का जाल होता है, यानी इसमें रक्त को लाने वाली जो आर्ट्रियोल होती है उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल होती है जो ग्लोमेरुलस सॉरी जो बोमन कैप्सूल में ब्लड को लेकर आती है। अब यहाँ से ब्लड को वापस बाहर ले जाने वाली जो आर्ट्रियोल होती है उसे हम कहेंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल। यानी बोमन कैप्सूल में ब्लड को लाने वाली जो इनकमिंग आर्ट्रियोल है वो होती है एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से जो ब्लड को ले जाती है आउटगोइंग जो आर्ट्रियोल है वो कहलाती है इफेरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड ला रही है, इफेरेंट यहाँ से ब्लड को बाहर ले जा रही है। पहला जो स्टेप होता है फिल्ट्रेशन निस्यंदन, यानी रक्त जो होता है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से यहाँ तक पहुंचता है। बोमन कैप्सूल में आने के बाद में यहाँ पर जो बोमन कैप्सूल की जो भित्ति होती है, इस रक्त केशिका की जो भित्ति होती है, इनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उनके द्वारा जो ब्लड है यहाँ फिल्टर होता है, यानी ब्लड है वो छनता है। तो छनने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नीचे पहुंचते हैं। इस प्रकार इस नलिका में, यानी ये होगी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल या समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल वाले भाग में रक्त जब पहुंचता है वो यहाँ फिल्टर हो जाता है। उसके बाद में रक्त है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद में दूसरा जो स्टेप होता है, यानी फिल्ट्रेशन हो गया। अभी हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन क्यों होता है, वो भी बात करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद में दूसरा स्टेप आता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो पदार्थ फिल्टर हुआ है उसमें से आवश्यक पदार्थों को पुनः वापस है वो अवशोषित कर लिया जाता है, वो कहलाता है रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद में यदि इस ब्लड में यदि कोई अन्य कोई वेस्ट पदार्थ रह गया है, उसका डायरेक्ट ही फिल्ट्रेट में श्रवण कर दिया जाता है या सिक्रेशन कर दिया जाता है। इस चित्र में एक बार फिर देखिए कि जो ब्लड है वो एफरेंट से यहाँ आएगा, इफरेंट से बाहर जाएगा। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा पुनः एक बार यहाँ कि जो ब्लड है वो एफरेंट आर्ट्रियोल से जितना आता है उतना वापस जा नहीं पाता, क्योंकि एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल इनके व्यास में अंतर होता है। यानी एफरेंट आर्ट्रियोल की तुलना में जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये जो है इसका व्यास थोड़ा कम होता है, यानी ये संकरी होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल मोटी होती है और इफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी संकरी होती है। इस कारण एक समय में जितना ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से जितना ब्लड यहाँ पहुंचता है उतना ब्लड वापस नहीं जा पाता, क्योंकि ये क्या है, संकरी है। और यहाँ पर ग्लोमेरुलस में यहाँ जो रक्त केशिकाओं का जाल है, बोमन कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो ब्लड है वो छनता है। जो छनित पदार्थ है जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आ जाते हैं, नलिका में आ जाते हैं, यानी प्रोक्सिमल ट्यूब में आ जाते हैं। इस चित्र में आप देखने का प्रयास करें कि ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और यहाँ रक्त को लेके आई है, वापस ब्लड है वो इफरेंट आर्ट्रियोल से बाहर जाएगा। यानी ये इनकमिंग आर्ट्रियोल है, ब्लड ला रही है, ये आउटगोइंग आर्ट्रियोल है, ब्लड को वापस लेके जा रही है। यहाँ ब्लड है वो बोमन कैप्सूल में, यहाँ ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड है वो छन के नीचे आता है, तो फिल्ट्रेट कहलाता है, नेफ्रिक भी कहलाता है। अब एक बार आपको मैं वापस से बताना चाहूंगा कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें क्या होता है कि रक्त केशिकाओं का जाल होता है। वहां पर जो ब्लड को लेके आती है उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल या अभिवाहित धमनिका। और उसके बाद में जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो रक्त को वापस बाहर ले जाती है। लेकिन मैंने बताया कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है उसका व्यास कम होता है, वो संकरी होती है। इसके कारण जो बाहर जो ब्लड निकलता है उसके बाहर निकलने में एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें एक प्रेशर उत्पन्न होता है। यानी एफरेंट आर्ट्रियोल से रक्त जो होता है वो बोमन कैप्सूल में पहुंचता है,
और इफेरेंट आर्ट्रियोल से रक्त जो होता है वो बाहर जाता है उससे, लेकिन वो संक्रिय है। संक्रिय होने के कारण जो रक्त जितना बाहर जाना चाहिए उतना जा नहीं पाता, यानी रक्त के बाहर निकलने में एक प्रतिरोध या प्रेशर उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी जीएचपी। यानी संक्रिय, जो संक्रिय अपवाहित धमनिका है, यानी जो संक्रिय इफेरेंट आर्ट्रियोल है, जो वापस कहें तो यानी जो संक्रिय आउटगोइंग आर्ट्रियोल है, उनके कारण ब्लड है वो बाहर पूरा जा नहीं पाता। इसकी वजह से ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं जीएचपी यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। 70 mmHg का ये जीएचपी उत्पन्न हो जाता है। 70 mmHg का ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। क्यों होता है? कि जो ब्लड बाहर निकलता है वो पूरा निकल नहीं पाता, क्योंकि जो आउटगोइंग आर्ट्रियोल होती है वो संक्रिय होती है। तो ठीक उसी समय क्या होता है कि लगभग 30 mmHg का ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, यानी BCOP। यानी 30 mmHg का ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP उत्पन्न होता है। वो क्यों होता है? ये होता है कि उसमें प्लाज्मा प्रोटीन के कारण, यानी ग्लोमेरुलस में या कहें बोमन कैप्सूल में जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके कारण वहां पर बीसीओपी प्रेशर उत्पन्न होता है। उसका मान होता है 30 mmHg। और ठीक उसी समय बोमन कैप्सूल में पहले से विद्यमान, यानी बोमन कैप्सूल में पहले से विद्यमान जो द्रव्य है, जो लिक्विड है, उसके कारण भी वहां पर CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है। उसका मान होता है 20। इस तरह से ग्लोमेरुलस में या कहें बोमन कैप्सूल में 3 प्रकार के प्रेशर हो जाते हैं, 3 प्रकार के दाब वहां उत्पन्न होता है। एक तो मैंने बताया कि जीएचपी उत्पन्न होता है, वो होता है संक्रिय अपवाहित धमनियों के कारण, उसका मान होता है 70। उसकी इस 70 मान के यानी जीएचपी के अगेंस्ट में 2 प्रेशर उत्पन्न होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है बीसीओपी यानी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका मान होता है 30, इसके अगेंस्ट में काम करता है। इसी प्रकार एक होता है सीएचपी यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसका मान होता है 20। इस तरह से 70 जो जीएचपी होता है उसके अगेंस्ट में बीसीओपी और सीएचपी यानी 30 और 20 इसके अगेंस्ट में काम करते हैं, इसके विरोध में उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण यानी जो नेट जो प्रेशर होता है, यानी उसे हम कहें ईएफपी यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। ईएफपी का जो मान होता है वो होगा 70 माइनस 30 माइनस 20, क्योंकि ये 30 और 20 है तो वो एक दिशा में लगते हैं और 70 है वो एक दिशा में लगते हैं। ये 30 और 20 जो है ये 50 जो प्रेशर है यानी बीसीओपी और सीएचपी जो है वो 70 के अगेंस्ट में लगता है, जिसके कारण जो ईएफपी जो होता है, जो नेट जो प्रेशर होता है वो होता है 70 माइनस 30 माइनस 20 यानी वो 20 mmHg का यहाँ पर ईएफपी यानी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो बोमन कैप्सूल में उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पर फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। और जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो बोमन कैप्सूल की जो वाल भित्ति होती है, उसकी जो एपिथेलियम है, रक्त केशिकाओं में जो एंडोथेलियम होती है, दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उन 3 झिल्लियों से, उन 3 मेम्ब्रेन से ये ब्लड है वो फिल्टर होता है और इस ईएफपी के कारण फिल्टर होता है। और यहाँ से फिल्ट्रेशन जो होता है वो उस पदार्थ की जो मोलिकुलर साइज होती है, यानी उसका जो माप होता है, साइज होता है, उस पर डिपेंड करता है। इस कारण वहां पर यानी फिल्ट्रेशन की जो झिल्लियां होती है वहां से जो बड़े आकार के जो पदार्थ होते हैं जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है ना, या बड़ी जो प्रोटीन्स होती है वो तो वहां से फिल्टर नहीं हो पाते, लेकिन जो माइक्रो जो जिनकी साइज होती है छोटी होती है, जैसे वहां से जैसे पानी है, एमिनोमल है, यानी साल्ट है, ग्लूकोज है, या यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये पदार्थ वहां से फिल्टर होकर नीचे प्रोक्सिमल ट्यूब में यहाँ आ जाते हैं। इस तरह से जो फिल्ट्रेशन की क्रिया है वो संपन्न होती है, और कहाँ होती है? बोमन कैप्सूल में होती है। ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण होती है, और वो जो नीचे पदार्थ छन के आता है उसे हम फिल्ट्रेट कहेंगे, नेफ्रिक कहेंगे। अब जो पदार्थ नीचे छन के आया है, यानी यहाँ पर जो फिल्टर हुआ है, जो पदार्थ यहाँ पहुंचा है, इस प्रोक्सिमल ट्यूब में जो पदार्थ पहुंचा है, वह पदार्थ नेफ्रिक कहलाता है।
या कहें वो पदार्थ फिल्ट्रेट कहलाता है। उस पदार्थ में अनेक प्रकार के आवश्यक पदार्थ भी होते हैं, यानी उसमें पानी भी होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, एमिनो अम्ल भी होता है, अनेक प्रकार के साल्ट भी, ये आवश्यक पदार्थ होते हैं। और कुछ उसमें उत्सर्ज्य उत्पाद भी होता है कि यूरिया भी है ना, यूरिक एसिड भी है, इस तरह के उसमें उत्सर्ज्य उत्पाद भी होते हैं। लेकिन इस नेफ्रिक में, इस फिल्ट्रेट में अनेक आवश्यक पदार्थ भी होते हैं। यदि ये सारे पदार्थ ही यहाँ से होते हुए और लास्ट में यहाँ रीनल पेल्विस और यूरेटर से शरीर से बाहर निकल जाएं तो शरीर में अनेक पदार्थों की कमी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से लेकर जब यहाँ तक गुजरता है, उसमें से लगभग 99% भाग का क्या होता है, वो वापस पुनः अवशोषित करके ब्लड में डाल लिया जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन का दूसरा जो स्टेप होता है उसे हम कहेंगे रीअब्जॉर्प्शन, यानी पुनः अवशोषण। यानी जब जो फिल्ट्रेट पदार्थ है जो यहाँ से फिल्टर होकर छनकर आया है, उसमें से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, पानी है, कुछ साल्ट हैं, प्रोटीन्स है, ऐसे पदार्थ यदि यहाँ से फिल्टर हो गए, छन गए, तो इस फिल्ट्रेट के जब प्रोक्सिमल ट्यूब, हेनले का लूप और डिस्टल ट्यूब से जब ये गुजरता है, तो इस गुजरने के दौरान ही अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, विधियों के द्वारा, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ से ब्लड में आ जाते हैं, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो ब्लड में आ जाते हैं, कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो यहाँ आ जाते हैं ब्लड में, कुछ पिनोसाइटोसिस के द्वारा इस फिल्ट्रेट से कहाँ आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। तो ये सारा क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण जो अधिकतर है वो इस प्रोक्सिमल ट्यूब में ही हो जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही क्या होता है, जो पदार्थ यहाँ से फिल्टर होकर आया है उसमें से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके ब्लड में डाल दिया जाता है। प्रोक्सिमल ट्यूब में ही अधिकतर हो जाता है, क्योंकि प्रोक्सिमल ट्यूब जो होती है इसमें जो सेल्स होती है वहाँ माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, अनेक माइक्रोविलाई होते हैं, और इनकी सेल्स में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी अधिक होते हैं जो कि एनर्जी भी उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रकार से नेफ्रॉन के चारों तरफ क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरी का जाल होता है, जो रक्त केशिका होती है, वो इसके नेफ्रॉन के चारों तरफ से इस तरह से गुंथी हुई होती है, इसका जाल होता है। तो जो पदार्थ यहाँ से फिल्टर होके आया, छन के आया, उसमें से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो यूरिन फॉर्मेशन का जो दूसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, उस स्टेप में उस पद के दौरान ये जो आवश्यक पदार्थ हैं वो वहां से अवशोषित होकर कहाँ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। जैसे NaCl है, पोटेशियम है, जैसे पानी है, ग्लूकोज है, ये सारे जो पदार्थ हैं वो प्रोक्सिमल ट्यूब में, कुछ पदार्थ हेनले के लूप में, है ना, ये पदार्थ फिल्टर अवशोषित होकर कहाँ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। तो डिस्टिल ट्यूब जो होती है वो क्या होती है, पानी के प्रति पहले तो अपारगम में होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ADH हार्मोन का ये टारगेट होता है। ADH हार्मोन के कारण ये जो एरिया होता है, यानी जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है या कलेक्टिंग डक्ट है, ये पानी के प्रति और अधिक पारगम्य हो जाती है, जिसके कारण यदि अब यहाँ पर और पानी है, यदि इस फिल्ट्रेट में अब और भी ज्यादा पानी है, तो वो ADH हार्मोन के कारण जो पानी होता है उसका वापस से पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, यानी पुनः अवशोषण यहाँ पानी का और हो जाता है, इसके कारण ADH हार्मोन के कारण। इस तरह से इस ग्लोमेरुलस में जितना भी फिल्टर होता है उसमें से यहाँ जब ये यहाँ से लेके यहाँ से गुजरता है, इस पूरी ट्यूब में से, नेफ्रॉन में से गुजरता है, तो लगभग यहाँ 1% भाग ही पहुंचता है, बाकी पूरे फिल्ट्रेट यानी 99 भाग का पुनः अवशोषण हो जाता है। जो यहाँ पर पहुंचता है 1%, वो क्या होता है, वो यूरिन होता है, और वो कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ रिनल पेल्विस में जाता है, वहां से यूरेटर में जाता है, वहां से ब्लैडर और मूत्रजनन मार्ग से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे नेफ्रॉन के चित्र में एक बार से फिर आप देखिए, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ रीअब्जॉर्प्शन प्रारंभ हो जाता है, यानी जो पानी है, सोडियम है, ग्लूकोज है, ये पुनः अवशोषण की क्रिया के द्वारा किस में आ जाते हैं, ब्लड में वापस है वो आ जाते हैं। अब जो यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा स्टेप है, यानी सिक्वेशन या श्रवण, उसमें क्या होता है कि इस ब्लड में यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो यहाँ फिल्टर नहीं होते हैं, छंटते नहीं है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें ये बोमन कैप्सूल यानी नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस वाला भाग होता ही नहीं है। जब ये भाग होगा ही नहीं तो फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा, तो उस
समय क्या होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ यहाँ से फिल्टर नहीं हुए हैं, जैसे कि अमोनियम आयन है या हाइड्रोजन आयन है ना, क्रिएटिनिन है, ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि इस ब्लड से डायरेक्ट ही यानी इस नेफ्रॉन में स्रावित कर दी जाते हैं। यानी ये हाइड्रोजन आयन है, अमोनियम आयन है, इनका क्या होता है, दूरस्थ कुंडली नलिका में या कलेक्टिंग डक्ट में सीधे ये स्रावित होते हैं, श्रवण होते हैं ना, इनका सिक्रेशन होता है। ये यूरिन फॉर्मेशन का अंतिम स्टेप होता है, अंतिम पद होता है। और इस तरह से यानी फिल्ट्रेशन होता है, पहले फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में उसमें से आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया, उसके बाद में यदि कोई पदार्थ और यदि कोई ब्लड में रह गया है, जैसे कि पोटेशियम आयन है या हाइड्रोजन आयन है या अमोनियम आयन है ना, या जैसे कुछ पेनिसिलिन जैसी मेडिसिन है या क्रिएटिनिन है, ऐसे पदार्थ होते हैं और उनका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो पदार्थ सीधे ही ब्लड से इस नेफ्रॉन में या नेफ्रॉन की ट्यूब में स्रावित कर दिए जाते हैं। ये श्रवण होता है, यूरिन फॉर्मेशन का अंतिम पद होता है। और इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रिया है वो समाप्त हो जाती है। और यहाँ से जो यूरिन होता है वो यूरेटर से और ब्लैडर से होता हुआ शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने यह देखा कि हमारी किडनी में जो असंख्य नेफ्रॉन होती है, उस नेफ्रॉन में तीन मुख्य स्टेप की सहायता से, या तीन मुख्य स्टेप की के द्वारा, मैकेनिज्म द्वारा यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया संपन्न होती है। पहला जो स्टेप होता है वो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। दूसरा स्टेप है वो पुनः अवशोषण या सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। और तीसरा स्टेप है वो सिक्रेशन या श्रवण कहलाता है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज की इस ऑनलाइन क्लास के द्वारा आप सभी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, आप लाभान्वित होंगे। और मेरी इस ऑनलाइन क्लास को आप यदि सुन रहे हो, आपने सुना है, तो इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।